मैं एक जानना चाहूँगी इज़राइल एजुकेशन सिस्टम और इंडियन सिस्टम में क्या डिफरेंसेस लगा? पोस्को किन बच्चों के ऊपर लागू होता है? मैम, पोक्सो जो भारतवर्ष के समान रूप से हर लड़का और लड़की जो 18 साल से कम है उस पर समान रूप से लागू है। एक केस आया था हाई कोर्ट में जिसमें क्या था कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया था, सेक्सुअली हराश हो रहा था। वो बहुत छोटा 10-12 साल का बच्चा था, पर बच्चे को फिर भी हराश किया जाता है बाय हुक बाय क्रुक। आप समझते हो, जैसे कि सर बीइंग अ टीचर आपको पोस्को के बारे में काफ़ी सारी नॉलेज है, तो क्या आपको गवर्नमेंट के द्वारा ये नॉलेज प्रोवाइड की जाती है टीचरों को? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शालू गुप्ता। लेके आई हूं पॉडकास्ट विद शालू का एक नया एपिसोड, जहां पे हम आपको मिलाते हैं नए नए मेंटोर से, नए नए गुरुओं से और बताते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। आज मैं जिनको मिलाने जा रही हूँ वो एक नेशनल अवार्डी हैं। उन्होंने एक चीज़ साबित की है कि मदर टीचर का कंसेप्ट के बिना एक जेंट्स भी एक बेस्ट टीचर बन सकता है, जिसको नेशनल अवार्ड मिल सकता है, जिसको इंटरनेशनल लेवल पे काम करने का मौका मिल सकता है। आज हम उनसे बात करेंगे कुछ बच्चों को लेके जो पोस्को एक्ट है उसके बारे में। संदीप सर जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने शो में, पॉडकास्ट विद शालू में। आपने अपने कीमती टाइम में से यहाँ पे टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। और सबसे पहले मैं आपका ही धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और आपसे बातें करने का मौका मिला, और एक जो बहुत ही संवेदनशील जो मुद्दा है जिसको आपने छूने का प्रयास किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। हाँ सर, जैसे कि पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी आज। जैसे कि मैंने बताया अपनी ऑडियंस को, अपने व्यूअर्स को, कि आपने नेशनल अवार्ड जीता है। कहीं ना कहीं जो आप प्राइमरी टीचर हो, तो वहाँ पे एक चीज़ जहाँ तक मुझे पता है, धारणा है कि मदर टीचर ज़्यादा बेस्ट होती है ना? पर आपने उस चीज़ को बिल्कुल डिनाई करके उस एक बेस्ट टीचर का अवार्ड जीतना, वो भी नेशनल लेवल पे, वो कैसा एक्सपीरियंस था और वो अवार्ड क्या था सर? थैंक यू। मैम, आपकी बात एक कहीं हद तक सही है कि जो टीचर है और अगर माँ है तो नेचुरल है उसके लिए, माँ के लिए बच्चे को पढ़ाना उसका एक बहुत जुड़ाव नेचुरल है। लेकिन बहुत सारे मेल टीचर्स हैं जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं और जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और जो बच्चों के साथ बच्चे बनकर समझ लीजिए, चाहे पेरेंट बनकर समझ लीजिए, बहुत अच्छे से पुरुष अध्यापक भी काम कर रहे हैं और बिल्कुल माँ की तरह ही वो भी बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके साथ के साथ जाए बात करें, जो अवार्ड की बात करें, तो निश्चित तौर पर बच्चों के साथ जो काम किया गया है, जो मेहनत की गई है, उसको कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज किया एनसीईआरटी ने, एमएचआरडी ने, तो तभी वहाँ तक पहुँचने का मौका मिला। और जो मेरा अवार्ड था, वो मैं हरियाणा का पहला ऐसा अध्यापक हूँ जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र ओह में आईसीटी का प्रयोग करने के लिए अवार्ड दिया गया। सर, मैं आपसे जानकारी चाहूँगी, मुझे भी नहीं जानकारी है कि आईटीसी क्या होता है। मैम, आईसीटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके। इनकी हम अभी तक जो हमारा पारंपरिक चलता है कि बुक है और टीचर है और वो पढ़ा रहा है, लेकिन जो बुक के जो लेसन्स हैं उसको हमने ऑडियो लेसन्स में फॉर्म में किया, ओह उसके वीडियोस बनाए, तो उसको जो आईसीटी का प्रयोग करके जो हमने बच्चों को इफेक्टिवली पढ़ाया, उसको रिकॉग्नाइज किया एनसीईआरटी ने, सीआईटी ने, एमएचआरडी ने, और तब ये प्राइज हमें मिला है। ओह, वेरी गुड सर, आपने बड़ी अच्छी बात जी, वो बोली। ये प्रयास और पहल उस समय हमने शुरू किए थे जब 2010 में। 2010 में जब ऑडियो कैसेट्स चलती थी, हम तब से इस प्रयासों को कर रहे हैं। आज तो बहुत सारे हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, बट ये प्रयास तभी से जारी हैं। और बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। और मेरे को लगता है ना, जो बच्चे वीडियो से या ऑडियो से निश्चित देख तौर के पर, या सुन के याद करते हैं, वो बुक्स बोरिंग लगती हैं कहीं ना जी कहीं छोटे मैम, बच्चों बिल्कुल को। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो ऑडियो विजुअल के माध्यम से जो बच्चा समझ पाता है, वो उसकी समझ बहुत गहरी होती है। एक वो छप जाती है वो कहते हैं ना। बिल्कुल दिमाग पर छप जाती है, और बच्चों को वैसे ही जैसे टीवी देखना है या कार्टून देखना है या और चीज़ें पसंद है, तो उसी को हम खेल खेल में उसको शिक्षा का कंसेप्ट लेके आए हैं। तो खेल खेल में ही बच्चा सीख जाता है, पता ही नहीं चलता कि वो सीख रहा है या वो टीवी देख रहा है या वो पढ़ रहा है। तो नहीं। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड। ओह वाह सर, पहले मैं इसके लिए दोबारा फिर आपको कंग्रेचुलेशन जी, कहना थैंक यू। चाहूँगी कि आपको बहुत बहुत बधाई हो।
आपने इतना अच्छा प्रयास किया हमारे भारतीय बच्चों के लिए। अब आते हैं हम इंटरनेशनल लेवल पे। सर, आपने इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके एजुकेशन के थ्रू बहुत सारा काम किया है ना सर, मैं उसके बारे में भी आपसे जानना चाहूँगी। मैम थैंक यू। बिल्कुल सही आपकी बात है कि समय समय पर विदेशी सरकारों से आमंत्रण आते रहते हैं, मौके मिलते रहते हैं। तो इसमें मुझे 2 बार ऐसा संयोग हुआ कि चांस मिला। सबसे पहले मैं इजराइल गया था 2016 में। 21 डेज़ का हमारा ट्रिप था और इंडिया से सिर्फ 2 ही लोगों का सिलेक्शन हुआ था उसमें भी। वेरी टफ सिलेक्शन प्रोसेस था। तो आई रिप्रेजेंटेड इंडिया देयर इन 14 कंट्रीज से 28 पार्टिसिपेंट्स थे वहाँ पे। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इजराइल को बहुत नज़दीकी से जाना, समझा, देखा, वहाँ के स्कूल देखे, उनका एजुकेशन सिस्टम देखा, उनका एजुकेशन में क्यों इतने वो पावरफुल हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज़, उन्होंने पूरा हमारे को 21 डेज़ में सारा इजराइल घुमाया और बहुत अच्छे से हम नई नई चीज़ें वहाँ पे सीख के आए। सर, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। मैं एक जानना चाहूँगी, इजराइल एजुकेशन सिस्टम और इंडियन सिस्टम में क्या डिफरेंसेस लगा आपको? मैम बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। बहुत ज़्यादा बहुत मतलब? ज़्यादा का मतलब ये है कि जो इजराइल का सिस्टम है वहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स नहीं है। ओके, प्राइवेट स्कूल्स ही नहीं है। स्कूल्स ही नहीं है वहाँ पे। हर उसमें गवर्नमेंट स्कूल है और एक मैंडेटरी है कि जो एक एरिया का जो जैसे एक गांव है या कस्बा है या एक वार्ड है, उसमें जो गवर्नमेंट स्कूल है उस वार्ड के उस इलाके के सारे बच्चे, चाहे वो पीएन का बच्चा हो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का बच्चा हो, वो सभी उसी स्कूल में पढ़ेंगे और सेम सिस्टम से पढ़ेंगे। ओह वाओ। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और उनका स्टैंडर्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी इजराइल सिस्टम के बारे में, जैसे कि हम बात कर रहे थे। मैं आपसे बात कर रही थी, आपने एक बहुत बड़ी बात बोली कि वहाँ पे कोई भी, चाहे वो पीएन का बच्चा है चाहे प्राइम मिनिस्टर का बच्चा है, दोनों एक ही स्कूल में जा रहे हैं जी एरिया वाइज, है ना? जी मैम। तो पर इंडिया में कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है ना नहीं, इंडिया हमारे। में ऐसा नहीं है। तो आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे आजकल सोशल मीडिया का काफ़ी ट्रेंड है, तो लोग बड़े ये चीज़ लिखते हैं कि अगर बड़े बड़े ऑफिसर्स के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ना शुरू कर दें तो शायद सरकारी स्कूलों का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाए। जी क्या मैम। आपने वहाँ जाके ये चीज़ अनुभव किया? मैम बिल्कुल आपकी बात सही है और 100% हमने ये अनुभव किया है कि वहाँ के जो स्कूलों का स्तर है वो बहुत ही ऊंचा है। वो अपने यहाँ के प्राइवेट स्कूलों को कहीं हद तक, हर हद तक टक्कर देते हैं। उनकी कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि आप ये नहीं बता सकते कि ये प्राइवेट स्कूल है या या सरकारी स्कूल है। वहाँ के जो सरकारी स्कूल हैं वो तो यहाँ के सब प्राइवेट डीपीएस वगैरह सबको फेल करते हैं। मतलब इतने अच्छे इतनी स्कूल हैं। अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वहाँ पे, इतनी अच्छी स्कूलिंग है, तो वहाँ पे प्राइवेट स्कूलों की आवश्यकता ही नहीं है। ये बहुत बड़ी बात और ये बोली सर। मैंडेटरी भी है सरकार के द्वारा, वो इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप प्राइवेट स्कूल खोलो, वो प्रमोट ही नहीं करते इस चीज़ को। जैसे आपने इज़राइल की हम बात कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, इज़राइल काफ़ी मतलब काफ़ी आतंकवाद या फिर इन चीज़ों से भरा हुआ देश है, पर फिर भी एजुकेशन वाइज इतना ऊंचा है, ये तो लोगों को पता भी नहीं होगा मेरे ख्याल में। नहीं मैम, इसका भी कारण है। निश्चित तौर पर वहाँ पर एक डिफेंस सेक्रेटरी आए थे जो हमारे को ब्रीफ किया। उन्होंने बहुत सारा समझाया कि ये क्या समस्या है, क्यों हमारे को इतना युद्ध और ये विरोध झेलने पड़ते हैं। तो उन्होंने बहुत ही एक्सप्लेन करके ये सारी बात बताई। लेकिन उन्होंने जो उनका एजुकेशन सिस्टम है उसको इतना ओपन रखा हुआ है। जब हम बच्चों से मिले तो जो 5वीं क्लास का बच्चा था वो भी प्रोजेक्ट्स कर रहा है, वो इतने ओपन माइंडेड हैं, बच्चों को पूरी आज़ादी दे रहे हैं कि वो क्या करना है। उन्होंने कोई उनके ऊपर सिलेबस का बाउंडेशन नहीं है, कोई उनके ऊपर एग्जाम्स का बाउंडेशन नहीं है, कोई थोपा नहीं जा रहा। वो बच्चे का नेचुरल इंटरेस्ट शुरू से ही पकड़ लेते हैं और उसको उसी में करते हैं कि इस बच्चे को अगर म्यूजिक में जाना है तो उसको म्यूजिक की तरफ ही पुशअप करेंगे, उसको फिर केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे वो। और ये लगेगा कि ये बच्चा फिलोसफी में जा सकता सर, है। आज मुझे तो ना वो ऐसे लग उसी रहा में है कि जाएगा। मैं किसी फिल्मी बातें कर रहे हैं हम यहाँ पे बैठ के। जो हमारी इंडियन बॉलीवुड फिल्में होती हैं वो ही ये बात बोलती हैं कि अगर आपके बच्चे का इंटरेस्ट म्यूजिक में है तो उसको म्यूजिक में जी, भेजो, जो बिल्कुल, अगर केमिस्ट्री में है तो केमिस्ट्री में, किसी भी चीज़ में, है ना? अगर स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स में निकालते हैं, भेजो। वो नहीं उसके ऊपर प्रेशराइज नहीं है। प्रेशराइज नहीं है। वहाँ का एग्रीकल्चर सिस्टम बहुत अच्छा है, तो वहाँ के बच्चे एग्रीकल्चर को बहुत वो करते हैं। वहाँ पे हिब्रू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो उससे एग्रीकल्चर में इसीलिए वो एक्सेल कर रहे हैं क्योंकि एग्रीकल्चर में रिसर्च वो बहुत ज़बरदस्त कर पा रहे हैं। ओके। और पानी वहाँ पे बहुत कम है, तो समुद्र के पानी को फिल्टर करके खेत में उपयोग करने लायक बनाना और उसको घरों में उपयोग करने लायक बनाना, वो बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन वो उसको सफलतापूर्वक कर रहे हैं। और एक एक बूंद से वो कैसे यूज़ करते हैं ये उन्होंने दिखाया। हम तो यहाँ बहुत पानी वेस्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पर वो
उन्होंने इस तरह के पाइपलाइंस बिछा रखे हैं कि वो कंप्यूटराइज्ड हैं, और वो जिस टाइम 10 बूंद पानी की जरूरत है तो उस टाइम उसकी जड़ों में 10 बूंद पानी ही कंप्यूटराइज्ड रिलीज होगा। तो बहुत उन्नत उनकी वहाँ पे कृषि तकनीक भी है। बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि इजराइल हमारी बॉलीवुड फिल्मों से बना हुआ देश है, जिसमें बच्चों पे बर्डन ना देख के उनके इंटरेस्ट को देखा जा रहा है ना। क्या इंडिया में पॉसिबल है सर? मैम, इंडिया में अगर सत्य बात की जाए तो कोशिश की जा सकती है, कोशिश से सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ समय लगने की संभावना है। धीरे धीरे बदलाव इंडिया में भी आ रहा है। हमारे यहाँ पर भी स्कूलों की स्थिति बहुत अच्छी होती जा रही है, कृषि की स्थिति बहुत अच्छी होती जा रही है। सोशल मीडिया आने के बाद बहुत चीज़ों में बदलाव आया है, सुधार भी आया है। तो धीरे धीरे हम भी उसमें दिशा में अग्रसर हैं। सर आपने और कौन सी कंट्री में आप गए? मैम, लास्ट ईयर मैं उज्बेकिस्तान गया था 10 डेज के उसमें टूर पे। तो वहाँ पे भी नमनगंज यूनिवर्सिटी के हम आमंत्रण पे गए थे, और 7 टीचर्स का हरियाणा से प्रतिनिधि मंडल वहाँ पे गया था, उसका मैं पार्ट था। और वहाँ पे हमने स्कूल्स को विज़िट किया, उनके एजुकेशन सिस्टम को देखा, और बहुत नज़दीक से उनके कल्चर को जाना। वो बहुत ही अच्छे यानी कि वहाँ का एक्सपीरियंस रहा। बहुत ज़बरदस्त होस्ट हैं वो लोग, बहुत अच्छी उन्होंने आवभगत भी की, हमारी घुमाया भी, और बच्चों से मिलाया। उनके बच्चे इतने कॉन्फिडेंस के साथ भरे हुए थे, एंड दे आर स्ट्राइविंग टू लर्न इंग्लिश। वो यानी कि उज्बेकिस लोग हैं, रशिया से अलग होके उनका देश बना है, तो रशियन प्रभाव है उनके ऊपर, और उज्बेकिस्तान की वो है, लेकिन वो वर्ल्ड के साथ compete करने के लिए इंग्लिश भाषा को सीखने के लिए बहुत प्रयासरत हैं। और इसी से रिलेटेड हमारा भी सेमिनार था कि कैसे हम उनको प्रमोट कर सकते हैं, या हम स्टूडेंट एक्सचेंज पे कैसे काम कर सकते हैं, इस बारे में हम डिस्कस करने के लिए गए थे। तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है सर? वहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है, और वहाँ पे मकतब बोलते हैं स्कूल्स को, और वहाँ पे भी बहुत सर ओपन है। प्लीज रिपीट इट। मकतब, मकतब। मकतब इज स्कूल। ओके। तो वहाँ का भी बहुत अच्छा सिस्टम है, और बहुत ओपन सिस्टम है, बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट हैं वहाँ के भी। सर जहाँ तक मेरी नॉलेज है, में भी मैं रॉन्ग हूँ, ये दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं। मैम, इज़राइल इज़ ए पारसी कंट्री, पर्शियन, और उज़्बेकिस्तान इज़ ए मुस्लिम कंट्री, बट बहुत खूबसूरत कंट्री है, और बहुत खूबसूरत लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। ओके। इनकी जो तो हम मतलब वो एजुकेशन पे जोर देते हैं? बहुत ज़्यादा एजुकेशन पे, यानी कि वहाँ पे बहुत से लोग यानी कि कोशिश करते हैं कि मैं कम से कम पीएचडी करूँ, कम यानी कि से कम कम? से कम पीएचडी करूँ, कम से कम। यानी कि वो इतना उस चीज़ के पीछे रहते हैं कि भाई मुझे पीएचडी करनी ही करनी है। ओके। कि जिससे भी बात करो कि वो क्या करना है, कम से कम पीएचडी तो करनी ही करनी है। यानी कि वहाँ पे आपको हो सकता है कोई दुकान वाला भी मिल जाए, बस वाला भी मिल जाए, तो वो भी कहेगा आई एम पीएचडी। ओ। सो इतने वो पढ़ाई के प्रति इतने समर्पित और लगन वाले देश हैं। तो इसका मतलब जैसे हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि ग्रेजुएशन इज़ मस्ट ना, कोई भी बिजनेस करने से पहले भी। आजकल तो एटलीस्ट इतना ट्रेंड तो हो गया कि आपको ग्रेजुएट होना तो बहुत ज़रूरी है ना। जी, जी। वैसे ही वो पीएचडी करते हैं। कम से कम वो जो भी एजुकेशन के लोग हैं वो तो जरूर ही प्रयासरत रहते हैं कि किसी न किसी तरीके से। बड़ी सही जानकारी मिल रही है PhD की सर जाए, मुझे जी। आपसे वो अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में। सर अब आते हैं आपके ऊपर, जैसे कि आप एक प्राइमरी टीचर हो, आप जहाँ तक मेरी जानकारी है 5th क्लास तक के बच्चों को डील करते हो, तो कैसा रहता है आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहता है मैम। जो यानी कि जो नींव है वो 5वीं क्लास के बच्चे तक बन जाती है, और हमारा यही प्रयास रहता है कि उस बच्चे को वो सारी सुविधाएं मिलें, उसको वो पढ़ने के वो मौके मिलें, और उसको हम उस तरीके से अगली पढ़ाई के लिए तैयार करें कि वो बच्चा जब आगे जाए तो वो कभी भी उसमें मार ना खाए। उसका चाहे खेल में हो, चाहे डांस म्यूजिक में हो, चाहे वो हर तरीके से हम बच्चों का विकास करने का प्रयास रखते हैं, और निश्चित तौर पर हमारे बच्चे बहुत अच्छे आगे निकलते हैं। जी नहीं अच्छी बात है सर। समटाइम डिफ़िकल्टी होती है? मैम, डिफ़िकल्टीज कुछ ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बच्चे हैं जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं या कुछ और होते हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, तो अदरवाइज टीचिंग में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। माफ़ करना सर, क्या स्पेशल चाइल्ड बीच में ही होते हैं? मैम, स्पेशल चाइल्ड बिल्कुल बीच में ही होते हैं, और अंडर आरटी उनको यही प्रोविजन है कि आप उनको साथ लेके चलेंगे। पर स्पेशल बच्चों के लिए अलग स्कूल्स नहीं हैं? मैम, स्पेशल एक तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी वाले बच्चे अलग होते हैं, और एक बिल्कुल ही जो है वो जैसे बिल्कुल ही कोई आइज से प्रॉब्लम में है, तो वो बच्चे के लिए कोई अलग तरीके से शिक्षा दी जानी है। लेकिन जो थोड़े उस वाले हैं, डिफ़िकल्टी वाले हैं, तो वो बिल्कुल उसके साथ ही शिक्षा होती है, क्लास के साथ। अब हम बात करते हैं बहुत ही सेंसिटिव मैटर पे, जो कि गवर्नमेंट ने 2012 में पोस्को एक्ट बनाया था। पहले तो मैं आपसे समझना चाहूँगी बीइंग अ टीचर के आप को पोस्को के बारे में फुल फॉर्म क्या है इसकी? मैम, ये है पोस्को नहीं है, ये पोक्सो है। पहले इसका नाम पोस्को था, आपकी जानकारी सही है, लेकिन अब इसका नाम पोक्सो हो गया है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस।
ओके। तो ये 2012 में लाया गया था और ये एक्ट है 2012 के सर ये बाद। 2012 में क्यों लाया गया था? मैम ये 2012 में इसलिए लाया गया क्योंकि 2012 से जस्ट पहले 2010 में कुछ ऐसे घटनाक्रम भारतवर्ष में हुए कि जहाँ पर ये महसूस किया गया कि कोई ना कोई स्पेशल इन्फोर्मेंस ऐसा एक्ट लाने की आवश्यकता है जिससे जो बच्चा है उसके हितों का सेफगार्ड किया जा सके। ओके। क्योंकि उससे पहले केवल बच्चियों के साथ कोई घटना हो जाती थी बलात्कार टाइप की और थी तभी कुछ होता था, तभी उसको सजा होती थी। जो ओके। छोटे मोटी चीजें थी और थी वो ऐसे वो कैसी रह जाती इग्नोर हो जाती थी। तो इसके लिए उसको गमी को पूरा करने के लिए ये एक्ट लाया गया। सर जैसे कि हम बात कर रहे थे पोस्को के ऊपर, पोस्को किन बच्चों के ऊपर लागू होता है? मैम पोक्सो जो भारतवर्ष के समान रूप से हर लड़का और लड़की जो 18 साल से कम है उस पर समान रूप से लागू होता है। उसमें ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो स्कूल या कॉलेज गोइंग है? नहीं मैम, उसमें स्कूल जा रहा है बच्चा, नहीं जा रहा है, भारत का जो भी नागरिक है 18 साल से कम उम्र का वो बच्चा है, उसको बच्चा डिफाइन किया गया है और वो पोक्सो के अंतर्गत उसको सब इनकी एक्ट में वो का लाभ उसको मिलता है। तो सर जैसे कि हम पोस्को के ऊपर बात कर रहे हैं तो पोस्को में क्या है, मतलब थोड़ा सा आप मुझे डिफाइन करोगे? मैम पोक्सो की जो वो बात है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, इनकी जो यौन हमला होता है उसके अगेंस्ट जो बच्चे का सर ये कानून सिर्फ रेप पे प्रावधान। होता है? नहीं मैम, ये रेप पे नहीं होता है, इसमें अलग अलग इसके सेक्शंस हैं और ये जिस जिस प्रकार का जुर्म किया गया है उसके हिसाब से उसको डिफाइन किया गया है और ये समान रूप से लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं है इसमें। और ओके। इसमें जो अटेम्प्ट करता है उसमें भी पुरुष और महिला में कोई भेद नहीं है। ओके, इसमें चाहे महिला बच्चों को सेक्सुअली हरास कर रही है चाहे पुरुष, चाहे उसमें बच्चा बॉय है चाहे गर्ल है, सब पे ही ये लागू होता है? सब पे है और समान दंड संहिता लागू होती है। ओके, इसमें ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी लेडीज़ ने किसी बच्चे को सेक्सुअली हरास किया है उस पर कम होता है? नहीं मैम, बिल्कुल सेम होता है। सेम होता है। सर जब हम पोस्को के ऊपर बात कर रहे हैं तो क्या है ये, जैसे कि आपने बताया कि ये ज़रूरी नहीं है कि उस बच्चे के साथ रेप हुआ हो, समटाइम्स ये भी होता है कि जैसे जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि कुछ वीडियोग्राफी जो कि गलत प्रॉन टाइप्स है उसके ऊपर भी ये लागू है? जी मैम, बच्चे का पोर्न के लिए यूज़ करना 100% इस एक्ट के अंतर्गत आता है, उसमें सजा का प्रावधान है अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है। ओके। सर ये जैसे कि हमने कहा कि समटाइम्स ये होता है कि टीचर्स या फिर आले दुआले के आस पड़ोस के लोग या फिर रिश्तेदार बच्चों को रेप नहीं करते, ना ही प्रॉन में लेते हैं, पर वो सेक्सुअली वैसे हरास करते हैं जैसे बच्चों के कपड़े उतरवा लेने या फिर उनके साथ गलत लैंग्वेज में है ना करना, क्या वो भी ये आता है? जी मैम, भी वो बिल्कुल सेक्सुअल हरासमेंट में वो आता है और सेक्सुअल हरासमेंट के तहत भी सजा का प्रावधान है। इस प्रकार का अगर किसी बच्चे के साथ, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, इस तरह की हरकत अगर किसी के साथ की जाती है कि उसके कोई कपड़े उतारने का है या कोई अपने शरीर का उसका पार्ट देखने का कोशिश होती है या अपना कोई पार्ट दिखाने की कोशिश होती है, तो इस प्रकार की घटना सेक्सुअल हरासमेंट के उसमें आती है। ओके, ये इन सबको सज़ा वैसे ही मिलती है? जी बिल्कुल, उसको सजा सर सपोज करो कि किसी को पता चल जाता है तो क्या रहता है प्रोसेस, क्या रहता है, थोड़ा बहुत आपको अगर जानकारी हो तो? मैम अगर कोई ऐसी घटना आपके संज्ञान में आती है या किसी के भी संज्ञान में आती है तो कि बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको तुरंत पुलिस स्टेशन में, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में या उचित अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करना आवश्यक है। अदरवाइज ऐसा ना करने पर भी सजा का प्रावधान है। अगर हाँ, किसी विद्यालय मुखिया के संज्ञान में आता है कि उसके विद्यालय में कुछ गलत हुआ है और वो उस बात को दबाने की कोशिश करता है, आगे नहीं लेके जाता है, तो उस पे ऊपर भी कार्रवाई होगी। इस बात पे मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। अभी की बात है, रिसेंटली मतलब 3-4 महीने पहले की बात है, एक केस आया था हाई कोर्ट में जिसमें क्या था कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया था, सेक्सुअली हरास हो रहा था, वो बहुत छोटा 10-12 साल का बच्चा था। तो उसकी मम्मी ने उसकी बातों को नहीं ज़्यादा लिया, तो जब बच्चे की डेथ होगी तो उसने केस स्कूल पे कर दिया, तो स्कूल वालों ने उल्टा उसकी मम्मी के ऊपर केस करके उनको 3 साल की सज़ा करवा दी थी, क्योंकि उसकी मम्मी को जानकारी थी, उन्होंने ना पुलिस को जानकारी दी इस बारे में और ना ही उन्होंने स्कूल प्रशासन को जानकारी दी। क्या ऐसा ये सच हो सकता जी है? ये बिल्कुल सही है और ये कानून सम्मत है। अगर इसको जानकारी हो जाती है
तो और वो आप ऊपर रिपोर्ट नहीं करते हैं तो इसमें सजा का प्रावधान है। और वो इस मामले में बिल्कुल न्यायालय ने सही फैसला दिया है कि उसकी माँ को जानकारी थी कि बच्चे के साथ गलत हुआ है, तो उसने उसको रिपोर्ट नहीं किया, तो ये बिल्कुल गलत हुआ, उस जिस वजह से बच्चे की जान चली गई। तो इसमें माँ की लापरवाही साफ साफ है। तो इसका मतलब ये बहुत सख्त कानून बोला जा सकता मैम है। ये बहुत सख्त कानून है। इसमें अगर ऐसा होना पाया गया, 18 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ सहमति से भी यौन संबंध नहीं बनाया जा सकता। ओह, सहमति से भी यौन संबंध नहीं बनाया जा सकता। तो वो भी पोस्को के अंडर ही है। वो भी पॉक्सो के अंदर है। इनकी जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट है, जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट किसी मेल द्वारा फीमेल पे होता है, वो तो सिर्फ एक पार्ट है। बच्चे के किसी भी पार्ट को टच करना या उसको टच करने के लिए, अपना टच करने के लिए बोलना, या कहीं पे भी, चाहे वो एनस हो, माउथ हो, किसी भी कहीं पे भी हाथ लगाना है और लगाना, सब कुछ पॉक्सो के अंडर आता है और उसको किसी भी प्रकार से सजा से बचाया नहीं जा सकता। और समटाइम्स सर होता है कि ये सब कुछ नहीं होता पर बच्चे को फिर भी हराश किया जाता है, बाय हुक बाय क्रुक। आप समझते हो कि किसी ना किसी तरह बच्चे को और तरह से परेशान किया जाता है। क्या वो चीज़ें भी पोस्को के अंडर आती हैं? मैम ये वो चीज़ें भी पॉक्सो के अंदर आती हैं कि बच्चे को कोई ऐसी बातें, आवाज़ें निकाल के सुनाना, या फिर बच्चे को कोई अश्लील फोटोएं दिखाना, या बच्चे को पोर्नोग्राफी दिखाना, या उसके साथ देखना, या उसको देखने के लिए मजबूर करना या उत्तेजित करना, ये सब पॉक्सो के अंदर आता है। बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का शारीरिक वो या मानसिक इस तरह का हमला होता है तो वो पॉक्सो के अंदर मैम कवर होता है, और इस प्रकार के दोषी को बहुत ही सख्त सजा का प्रावधान है। और ये अनबेलेबल है कई कई उसमें, तो बहुत जल्दी से इसमें बेल भी नहीं मिलती है जल्दी से। तो सर जैसे कि बच्चे का मामला आ जाता है, समटाइम पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं मुझे नहीं रिपोर्ट करनी है, जैसे कि मैंने आपको अभी भी एक मसला भी सुनाया, क्योंकि कारण है कि अगर बच्चे की फ़ोटो रिलीज़ हो जाएगी या फिर बच्चे का पता लग जाएगा लोगों को, तो एक तो बच्चा बहुत छोटा है, उसको नहीं ज्ञान है, वो नर्वस हो जाएगा पुलिस को देख के, लोगों को देख के, और दूसरी बात है कि उसकी बदनामी हो जाएगी पूरी लाइफ के लिए। तो उसके लिए भी कुछ बनाया है गवर्नमेंट ने सिस्टम। आपने बहुत अच्छी बात कही है। पॉक्सो के अंदर ये प्रावधान है कि आप बच्चे की आइडेंटिटी को या उसके नाम को उजागर नहीं कर सकते। ना कोई व्यक्ति, ना कोई प्रेस, ना कोई टीवी चैनल। उस बच्चे की पहचान को गुप्त रखा जाना अनिवार्य है। उसके नाम को, उसकी पर्सनैलिटी को, उसको उजागर नहीं किया जा सकता, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। मतलब बेसिकली बच्चे का नाम कहीं भी रिलीज होगा ही नहीं। तो सिर्फ, और उसको बच्चे को पुलिस स्टेशन भी आके बयान दर्ज करवाने की जरूरत नहीं है। ओके। यानी कि पुलिस का भी ये है कि वो सादी वर्दी में, और कोशिश करें कि कोई महिला सिपाही है या जो भी कांस्टेबल है, जो उचित रैंक का अधिकारी है, वो सादी वर्दी में, बच्चे जहाँ पे कंफर्टेबल हो, उसके पेरेंट्स की मौजूदगी में या उसको जिस पे विश्वास हो उसकी मौजूदगी में बच्चा अपने बयान दर्ज करवाएगा, उसको पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता। बहुत अच्छी बात बोली सर, जब आप पेरेंट्स की बात आ रही है, क्योंकि जहाँ तक हम अखबारों में पढ़ते हैं आजकल बहुत सारी न्यूज़ आती हैं जिसमें होता है कि बच्चे के पेरेंट्स भी कई बार इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, तो उस केस में कैसे होता है सर? मैम उस केस में भी सज़ा उतनी ही है जितनी बाहर वालों को है, और इस केस में सज़ा ज़्यादा होती है। इनकी एक होता है सेक्सुअल असॉल्ट, एक होता है एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, एक होता है पेनिट्रेटिव असॉल्ट, एक होता है एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट। सेक्सुअल असॉल्ट सिंपल है कि वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो बच्चे को जानता नहीं है उसके द्वारा किया गया है। लेकिन एग्रावेटेड जो है वो है कि जो बच्चा जिस पे विश्वास करता है, चाहे वो पुलिस का अधिकारी हो, चाहे वो मेडिकल का बोर्ड हो, चाहे वो डॉक्टर हो, या वो आर्मी का कोई पर्सनल हो, या फिर स्कूल से संबंधित हो, या कोई बच्चे का परिवार का हो, रिश्तेदार हो, जिस पे बच्चा विश्वास करता है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति ये अपराध करता है तो उसको ज़्यादा सज़ा का प्रावधान है। सर जैसे कि हम बात कर रहे हैं पूरी तरह पोस्को के बारे में, समटाइम होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं इतना सारा कुछ सहने के बाद, तो वो रिपोर्ट नहीं कर पाते। क्या उसके लिए भी कुछ ऐसे सिस्टम बनाया है कि वो इजीली रिपोर्ट कर पाएँ? मैम उसके लिए बच्चे को पूरी तरह से चिकित्सीय सहायता और जो उसके काउंसलिंग के लिए प्रॉपर काउंसलर की नियुक्ति का प्रावधान है। और अगर ऐसी कोई वो घटना सामने आती है तो ये स्टेट की जिम्मेवारी है कि वो उसको उचित काउंसलर प्रदान करे, जिससे वो बच्चे को विश्वास में लेके वो उस घटना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। सर बीइंग अ स्कूल टीचर, जैसे कि आप स्कूल में जाते हो, क्या ऐसी घटनाएं सच्चाई में भी सामने आती हैं? मैम ऐसी घटनाएं होती हैं। अभी आपको मैं बताऊं कि कुछ समय पहले हमारे यहाँ पे एक एनजीओ आई थी, तो उसने एनजीओ ने आके वहाँ पे गुड टच और बैड टच के बारे में बताया था।
उस गुड टच और बैड टच के जो मेंबर्स थे, हम यानी कि हमने हमने एज ए स्टाफ मेंबर, जेंट्स मेंबर हम बाहर आए, तो हमने उन बच्चों को ये कहा कि बच्चों कोई भी बात है आप अपने इन दीदी से शेयर कर सकते हो। तो बहुत सारे बच्चों की ऐसे, कुछ बच्चों की ऐसी बातें निकल के आई जो उन्होंने उनके साथ शेयर की, और निश्चित तौर पर वो उसके बाद हमारे संज्ञान में आई। तो हमने उनके पेरेंट्स को, बच्चों के पेरेंट्स को बुला के और उन पेरेंट्स के साथ वो डिस्कस की कि आपका बच्चा इस तरह की परेशानी से जूझ रहा है। और निश्चित तौर पर यकीन मानिए बहुत से बच्चे जो उस दलदल में कहीं घिसने फंसने जा रहे थे, वो बच्चे उससे बाहर निकाल लिए गए। इसका मतलब सर टाइम टू टाइम कोई एनजीओ या फिर कुछ कोई भी आप लोग भी बीइंग अ टीचर भी आपको सेशंस देने चाहिए बच्चों को, जो उनको ये नॉलेज हो कि हमारे इन पार्ट्स को कोई भी टच नहीं कर सकता। मैम बिल्कुल, ये बहुत आवश्यक है। जो आजकल ग्रोइंग है, कुछ आजकल सोशल मीडिया के भी वो हैं, तो बच्चों को ये गुड टच बैड टच के बारे में ज्ञान देना बहुत आवश्यक है। इससे बहुत हद तक जो ये सेक्सुअल असोल्ट है, जो इससे बचाव हो सकता है। सर जहाँ तक मेरी जानकारी है, बच्चों को ये सेक्सुअल हरासमेंट तब होती है, बच्चों को चॉकलेट का, फ़ोन्स का, नए कपड़ों का, मिठाइयों का लालच दिया जाता है और फिर ये सेक्सुअल हरासमेंट की जाती है। नहीं मैम, बिल्कुल सही बात है। वो यानी कि बच्चे का विश्वास किसी तरीके से जीतना है, चाहे उसको लालच दे के करना है, चाहे वो कोई और कपड़े का लालच है या किसी भी चीज़ का लालच है, उस लालच को देकर कहीं ना कहीं बच्चे के साथ हाथ लगाने का कोई प्रयास करना है या गलत करने का कोई प्रयास करना है, तो ये पॉक्सो के अंदर कवर होता है और इसके लिए सजा का प्रावधान है। और जैसे कि हम पोस्को की बात कर रहे हैं सर, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, सम टाइम ये होता है कि आपको कोई केस मिला, आपको नहीं तो चलो आपके जी। किसी कुलीग को किसी और स्कूल में, पर पेरेंट्स नहीं एग्री करते हैं। नहीं मैम, पेरेंट्स एग्री करें चाहे ना करें, अगर स्कूल के संज्ञान में ये मामला आ गया है तो ये स्कूल की दायित्व बनता है, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो बच्चे की पहचान उजागर ना करते हुए उचित माध्यम द्वारा उचित जगह पर उस बात को रिपोर्ट करें। बेसिकली पुलिस स्टेशन वगैरह। बेसिकली पुलिस स्टेशन, और वहाँ पर भी एक किशोर संरक्षण यूनिट अगर कहीं नहीं है तो वो होती है, तो वहाँ पर उसमें स्पेशल इन्हीं बच्चों के लिए होती है जो CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटियाँ भी बनी हुई होती हैं, जिला स्तर पर भी होती हैं, ब्लॉक स्तर पर भी होती हैं, तो उनको भी ये रिपोर्ट किया जा सकता है। और SCPCR जो होते हैं, स्टेट काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के जो होते हैं, वहाँ पर भी इसको रिपोर्ट किया जा सकता है। सर सबसे जैसे कि अभी पता चल गया, सब कुछ हो गया, तो जो अपराधी है उसको कितनी देर में सज़ा दी जाती है? मैम अगर जैसे ये मामला रिपोर्ट होता है तो बहुत ही जल्द एक स्पेशल फास्ट कोर्ट का निर्माण होता है उसके लिए, और उसको 1 साल के अंदर अंदर इस केस को ख़त्म करना होता है। ओके। यानी कि ये एक टाइम बाउंड है। बाकी सारे केसेस बाकी सब केसेस अलग चलते हैं, वो सब अलग हो जाता है। अगर जो पोक्सो एक्ट का जो केस होता है वो 1 साल के अंदर अंदर उसको ख़त्म करना है, और उसके लिए स्पेशल अदालत कंस्टिट्यूट होती है। ओह, तो इसमें सर रेप केसेस भी आ जाते हैं जो बच्चों इसमें के सब 18 साल से कम के बच्चे को, चाहे वो हाथ से टच किया हो चाहे वो रेप किया हो, वो सब कुछ कवर करता होता है। सर जैसे कि हम बात कर रहे हैं पोस्को के ऊपर, सर क्या होता है कि कई बार इसका दुरुपयोग भी होता है? मैम अगर इन केस अगर आप किसी की गलत शिकायत करवा देते हो बच्चे से या किसी और से, तो मैम उस केस में अगर ये प्रूव हो जाए कि शिकायत गलत है, तो शिकायत करवाने वाले को, करने वाले को भी दंड का प्रावधान है। तो इसको दुरुपयोग होने से बचाने के लिए ही ये कदम उठाया गया है, नहीं तो इसका कोई भी ऐसे आरोप लगाना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं है। उसकी भी जांच होती है। और सर जैसे कि हम पोस्को के ऊपर बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने अभी बात की कि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, इसके लिए भी प्रावधान दिए हैं कि इसका दुरुपयोग ना हो, तो कुछ ऐसा होता है कि समटाइम्स लोगों को अवेयर ही नहीं है इस एक्ट के बारे में। मैम बिल्कुल आपकी बात सही है, और कहीं ना कहीं आपके माध्यम से ये बहुत से लोगों तक सरल भाषा में पहुंचने वाला है। बिल्कुल इस बात की सच्चाई है कि ये बहुत से लोगों को इस बारे में पता नहीं है कि क्या एक्ट है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं। बहुत बार ये बच्चे को पता ही नहीं होता कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है, और वो उसको रिपोर्ट ही नहीं कर पाता, लेकिन कई बार बहुत संगीन मामला हो जाता है, तब जाके उसकी रिपोर्टिंग होती है। हाँ, कल परसों मैं भी एक न्यूज़पेपर में मामला ऐसे ही स्कूल का पढ़ रही थी, हमारे लोकल शहरों का ही मामला था कि उस लड़की के साथ हुआ, बहुत छोटी लड़की थी, पर उसको यही नहीं पता, वो ये इतना बताने के काबिल ही नहीं है कि उसके साथ किया किसने। तो उस मामले में भी यही एक्ट काम आता है। बिल्कुल मैम, हर जो भी बच्चा 18 साल से कम है उसमें यही काम आता है, और जो बच्चा 12 साल से कम है उसके ऊपर तो और सीवियरली ये एक्ट लागू होता है। अगर किसी 12 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ या बच्ची के साथ, इसमें लिंग भेद नहीं है, जो बच्ची के साथ हो सकता है वो बच्चे के साथ भी हो सकता है, लड़के के साथ भी हो सकता है, तो इसमें कोई वो नहीं है। तो वो बच्ची अगर बताने में सक्षम नहीं है तो उसको जो भी
कंसल्टेंसी दे के या जैसे भी साइकोलॉजिकल माध्यम से जिस तरीके से भी अगर वो उस बात को बता देती है, कोई प्रूव हो जाता है कि किसी ने उसके साथ गलत किया है, तो उसमें सजा का प्रावधान है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात बोली। जैसे कि सर बीइंग अ टीचर आपको पोस्को के बारे में काफ़ी सारी नॉलेज है, तो क्या आपको गवर्नमेंट के द्वारा ये नॉलेज प्रोवाइड की जाती है टीचरों को? मैम समय समय पर जो सेमिनार वगैरह लगते हैं तो उसमें पोक्सो भी एक रहता है एक्ट, पोक्सो का भी वो रहता है, तो उनके माध्यम से सेशंस भी रहते होता हैं है, उसमें। सेशंस रहते हैं। बाकी कुछ बहुत सारी एनजीओ से हम जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ भी हम पोक्सो पे काम करते रहते हैं। और कुछ ऐसे एनजीओ से भी जुड़े हुए हैं जो पोक्सो से प्रभावित बच्चों की मदद कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे मिलजुल कर ही हम कुछ थोड़ी बहुत आगे जानकारी बात हम कर इस बारे में जुटा पाते हैं। सर जैसे कि हम पोस्को के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये होता है कि पोस्को का आ गया आपके पास कोई मसला आ गया, पर वो पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं उसके लिए क्योंकि उनको बदनामी का डर है या जो भी है, पर फिर भी टीचर को उस मामले को पुलिस तक पहुंचाना पड़ेगा। जी मैम, बिल्कुल उसकी रिपोर्टिंग आवश्यक है। फिर भी रिपोर्टिंग आवश्यक है, चाहे उसके पेरेंट्स माने चाहे उसके ना। पेरेंट्स माँ को मनाना नहीं मनाना वो उनका काम है। अगर आपके संज्ञान में ये मामला आया है, आप ऊपर रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो इसमें आपको दोषी माना जा सकता है। सर आपको लगता है कि इस एक्ट के थ्रू कहीं ना कहीं इस अपराध को रोका जा सकता है? मैम इसी के लिए वो कानून के डर को बनाने के लिए बच्चों में को यौन अपराधों से बचाने के लिए ही इस एक्ट को लाया गया है और इसको सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। और इस वजह से, इस कानून की वजह से भी बहुत से बच्चों का बचाव हो पाया है, क्योंकि ये बहुत ही सख्त कानून है और निश्चित तौर पर बच्चों के हितों की रक्षा करने के लिए ही इसको बनाया गया है। मुझे सर जहाँ तक लग रहा है, जैसे हमारी बातचीत हो रही है पोस्को के ऊपर, मुझे लगता है कि इसकी जानकारी आपको पेरेंट्स और बच्चों को टाइम टू टाइम देनी चाहिए। मैम ये बहुत अच्छी आपने बात की। ये तो बहुत ही ज़रूरी है कि जो भी, चाहे बच्चा एलिमेंट्री लेवल पे है चाहे स्कूल लेवल पे है, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे जहाँ पे भी हैं, उन बच्चों को और उनके पेरेंट्स को इस बात के ऊपर पूरे सेमिनार करके चाहे किसी भी माध्यम से ये जानकारी उन तक पहुँचाई जानी चाहिए कि ये क्या है और कैसे इससे बचाव कर सकते हैं। हाँ सर, जब जानकारी जाएगी है ना, तो एक चीज़ फ़ायदा होगा मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर जानकारी होगी तो जो करने वाले हैं वो भी अलर्ट हो जाएंगे कि करेंगे तो सबको पता है, तो हमें पनिशमेंट मिलेगी, हमारी जी। जॉब चली जाएगी, या फिर अगर पेरेंट्स करते हैं उनको सज़ा मिलेगी, या फिर आला वाला करता है। इसके लिए भी कल स्कूल कॉलेजेस में ही क्यों, बाहर भी जो बच्चे हैं जो नहीं टीच कर रहे, नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं वो स्कूल आ पा रहे हैं, उनके लिए ये कानून कैसे वो करता है? मैम समाज के हर तबके को इसमें कवर किया गया है, चाहे वो किसी भी प्रकार का बच्चा हो जो 18 साल से कम है, चाहे वो स्कूल में है, स्कूल से बाहर है, चाहे वो झुग्गी में है, चाहे वो वीआईपी में है, कहीं पे भी है। सब बच्चों बच्चे के साथ, 18 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का यौन अपराध होता है तो उसको उस दोषी को सजा मिलनी तय है। ये किसी प्रकार का भेदभाव इसमें नहीं है। सर जैसे कि हमें सुनने को मिलते हैं ज़्यादातर आजकल केसेस लड़कों के साथ होते हैं, उनके साथ होने का मैंने जब सर्च की इस सारे मामले को, ये कारण होता है कि लड़कों के साथ अगर रेप भी होता है तो वो प्रेग्नेंट नहीं होते, तो इस चक्करों में जो वो है अपराधी है वो इतना एडवांस हो चुका है कि वो लड़कों के साथ ही अपराध करता है। क्या ये सच है? मैम इसमें जो है लड़का और लड़की का कोई भेद नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने लड़के के साथ कुछ ऐसा करने का प्रयास किया है तो उसको वही सजा मिलेगी जो लड़की के साथ करने पर मिलती है। ओके, मतलब दोनों में पनिशमेंट सेम ही है? बिल्कुल सेम पनिशमेंट है। इवन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई औरत भी अगर किसी लड़की के साथ भी करती है, औरत अगर किसी लड़की के साथ भी ऐसा करने का प्रयास करती है तो उसको भी तो उसी वैसी ही सजा मिलेगी जैसे पुरुष ने किसी लड़की के साथ किया। तो कानूनी सहायता भी मिलती है अगर बिल्कुल मैम, उसको ये डिस्ट्रिक्ट की और स्टेट की जिम्मेवारी है कि वो उस बच्चे को, अगर कैपेबल नहीं है बच्चा, तो उसको कानूनी सहायता प्रदान की जाती है, काउंसिल प्रदान किया जाता है। और समटाइम बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते, जब बच्चों के पेरेंट्स ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं तब कैसे हैंडल होता है केस? मैम जब बच्चों के पेरेंट्स ही इन्वॉल्व होते हैं तो उसके लिए बाल संरक्षण गृह जो है उसके कन्फाइड में बच्चे को दिया जाता है। और अगर बच्चा ये कह देता है कि मैं अपने माँ बाप के साथ रहना नहीं चाहता या उनसे मुझे खतरा है, तो वो जिले की जिम्मेवारी है वो उससे को बच्चे को रखे अपने संरक्षण के अंदर और जो उचित कानूनी सहायता उसको प्रदान करे।
ओह सर, जैसे कि हम पोस्को के ऊपर में काफ़ी सारी बातचीत कर चुके हैं, तो आप स्कूलों में बच्चों को इस चीज़ की शिक्षा देते हो क्या? जी मैम, हम बिल्कुल समय समय पर इन चीज़ों के बारे में उनको बताते रहते हैं। तो इससे आपको लगता है कि बच्चों को लाभ होता है? मैम, इससे बच्चों को बहुत लाभ होता है। सबसे बड़ी तो हम उनको जो गुड टच बैड टच है वहाँ से जो सब सारी शुरुआत होती है, ओके। क्योंकि अनजाने में बच्चे को खुद को ही नहीं पता होता कि आपके साथ शोषण होना शुरू हो गया है। ओह, तो कहीं ना कहीं हम वहाँ से शुरू करते हैं कि बेटा आपको इससे ये चीज़ें होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। आपकी मम्मी आपको ऐसा कर सकती है, लेकिन उसके अलावा कोई हाँ, नहीं कर चाहे आपके सकता है। फादर या चाहे फादर ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर है, वो वो नहीं कर सकते टच हैं, नहीं कर सकते टच आपकी नहीं कर बॉडी के सकते। पार्ट तो को। वो बिल्कुल हम उनको समय समय पर सूचना देते रहते हैं, बच्चों को बताते रहते हैं, और उसके सकारात्मक बहुत परिणाम रहते हैं। सर, अब हम इस सीरियस टॉपिक से थोड़ा सा अलग टॉपिक पे जी आते जी हैं। जी। सर, बीइंग अ टीचर, जैसे कि आप एक स्कूल टीचर हो, तो आपको छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं, समटाइम्स बहुत ही छोटे मिलते होंगे, समटाइम फिफ्थ वाले मिलते होंगे, समटाइम नर्सरी वाले मिलते होंगे। सबसे ज़्यादा मज़ा और इन्जॉय आप किन बच्चों के साथ करते हो? मैम, सभी तरह के बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। जो जिस स्तर पे है उसी स्तर के का बन के हम बच्चों के साथ काम करते हैं। बड़ा बहुत अच्छा अनुभव रहता है। और छोटे बच्चे तो बिल्कुल कच्चे उसकी घड़े की तरह और कच्चे आटे की तरह होते हैं। आप उसकी चाहे पूरी बना, जिस मर्जी शेप में आप उनको ढाल लो, तो उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है और बहुत एनर्जी होती है बच्चों के अंदर। हाँ, वो क्योंकि तो है। आप तो सोच भी नहीं सकते कि वो बच्चे धूप में खेल रहे हैं। हमें धूप में, यानी कि पंखे के नीचे भी कई बार पसीना आया रहता है, और बच्चे धूप में इतनी आनंद होकर खेलते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो बच्चों में बहुत एनर्जी है, इन्हें बस थोड़ा शेप करने की आवश्यकता है। और बच्चे बहुत अच्छे आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आप बच्चों के साथ थोड़ा भी काम करते हो तो बच्चे आपको बहुत सम्मान देते हैं। सर, बड़ी अच्छी बातें बताई कि बच्चे एक कोरे कागज़ की तरह, जब एक घड़े की तरह होते हैं जिस पे जो भी लिखोगे वो छप जाएगा। जी बिल्कुल। तो सर, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ एलिमेंट्री टीचर, आप मेरी ऑडियंस में जो पेरेंट्स होंगे, जो न्यूली पेरेंट्स बनेंगे या फिर अभी छोटे बच्चों के पेरेंट्स होंगे, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैम, मैं बस यही बताना चाहूँगा कि हर बच्चा यूनिक है। हर बच्चे के सीखने का जो क्षमता है और स्तर है वो भी अलग अलग है। तो कई बार ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे के पीछे कम नंबर आ रहे हैं, ये ठीक नहीं पढ़ रहा है। तो बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार का पढ़ने का दबाव बनाने की आवश्यकता नहीं है। ओके। बच्चा अगर धीरे धीरे स्कूल आ रहा है, वापस जा रहा है, धीरे धीरे वो सीख जाएगा। कई बार ये होता है कि बच्चा पहली क्लास में ही चल पड़ता है। कई बार ये होता है कि बच्चा सेकंड क्लास में आके शुरू होता है। कई बार ये होता है कि बच्चा तीसरी क्लास में तक पहुंचने के बाद एकदम से Sure. पकड़ना शुरू करता है, लेकिन वो जब स्पीड बनती है उसकी तो वो बहुत अच्छी बन जाती है। तो बच्चे को एकदम से नंबरों के लिए दबाव बनाना, पढ़ने के लिए दबाव बनाना बिल्कुल अनावश्यक है। लेट देम प्ले, उनको अपना बचपन एंजॉय करने दें। पढ़ने की तो बहुत वो पड़ा है, वो बच्चा अपने आप सीख जाएगा। तो सीख ये जाएगा सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चे की जो क्षमता है उसका को उसका। आकलन करना आवश्यक है। बेसिक सर, जैसे आपने बताया कि उसकी एनर्जी, उसके इंटरेस्ट को जी जी आपको बिल्कुल। पता होना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट क्या है। तो सर, उसको पता लगाने के कुछ आइडियाज़ होते हैं? और मैम, हम समय समय पर ना बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाते रहते हैं। जैसे कि? जैसे कि मैम कोई म्यूज़िक है या डांस है या फिर पोएम है, या फिर जैसे बच्चे को हम स्टेज पे लेके पेंटिंग्स। आते हैं, कोई पेंटिंग है। और तो धीरे धीरे हमें पता चल जाता है कि बच्चे का हाथ किस में साफ है। कई ओके। हमने जैसे पेंटिंग्स के कॉम्पिटिशन्स जब शुरू किए तो कुछ बच्चे थे जो साल 2 साल के बाद इतनी अच्छी पेंटिंग हो गई है उनकी जिसकी कोई हद नहीं है। और कोई एक बच्चे स्पोर्ट्स में थे तो स्पोर्ट्स का बच्चा स्पोर्ट्स में निकाल दिया, तो वो स्पोर्ट्स बेस पे ही एक्सेल कर रहा है। तो ये ओके। बहुत अच्छी बात है। कुछ डांस के हमने जो गर्ल्स को हम विभिन्न टूर्नामेंट्स में लेके गए थे, तो अब वो दूसरे स्कूलों में पहुंच गई हैं, लेकिन वो वहाँ पर भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो उनकी जो नेचुरल ग्रोथ प्राइमरी से शुरू हुई थी वो उसके सारे लाइफ लॉन्ग उनकी चलने वाली है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही बोली। पर सर, यहाँ आप मानते हो कि एक बच्चे की असली ग्रोथ में पेरेंट्स से ज़्यादा टीचर का रोल रहता है? 100% मैम, पेरेंट्स से ज़्यादा हमेशा ही टीचर को मानता है बच्चा। कि जो टीचर ने बात बोल दी वो उसको हमेशा सच मानेगा। तो निश्चित तौर पर अध्यापकों का बहुत बड़ा दायित्व है, और ख़ासतौर से एलिमेंट्री टीचर्स के ऊपर बहुत बड़ा ये दायित्व है कि वो बच्चे को उचित तरीके से एक भारत का अच्छा नागरिक बनने के लिए अच्छे तरीके से तैयार करें। तो सर, आप जैसे आपने के बताया कि एलिमेंट्री टीचर का तो और भी ज़्यादा दायित्व हो जाता सबसे है, ज़्यादा। क्योंकि वहाँ पे तो वो एक कोरे कागज़ की तरह बच्चे आते हैं, उन पे उन्होंने ही जो वो बनाएंगे वैसे ही बच्चे बन जाएंगे। जी। तो आपका क्या रहता है कि आप टीचरों को क्या संदेश देना चाहोगे इसके ऊपर कि बच्चों को कैसे हैंडल करें?
मैम टीचरों को, जो मेरे साथी अध्यापक हैं वो सारे सब बहुत मेहनत से काम करते हैं। उनको और भी यही संदेश है कि जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़े से स्लो हो जाते हैं, तो उनके साथ भी एक धीरे धीरे अच्छा काम करने की आवश्यकता है, ताकि उनको भी एट पार लाया जा सके। और हमारा ये मानना है कि जो बेसिक है वो है रीड टू लर्न एंड लर्न टू रीड। ओके। जब हम लर्न टू रीड कर देंगे, जब बच्चा पढ़ना सीख जाएगा, पहली चीज़ है पढ़ना सीखना। पढ़ना सीखना, तो हाँ। पढ़ना सीख जाएगा तो बाकी सारी पढ़ाई उसके ऊपर बेस्ड है। ओके। तो हमारा जहाँ 5वीं तक टारगेट रहता है कि बच्चा लर्न टू रीड करे, उसके बाद रीड टू लर्न तो उसको सारी लाइफ में करना है। ओह, तो हमारा यहाँ पे मेन बेसिक यही है कि जो 5वीं क्लास का बच्चा 5वीं के एटलीस्ट लर्न अनुरूप करना सीख जाए, रीड करना सीख जाए, और लर्न तो खुद ब खुद हो लर्न जाए। तो खुद ब खुद हो जाए। तो रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग हमारा मेन टारगेट है आजकल, तो हम उसी पे ऊपर काम करते हैं। तो सर, जैसे हमने बात कर रहे हैं तो पीटीएम्स होती होंगी। जी मैम, रेगुलर। तो पीटीएम्स में क्या पेरेंट्स का क्या एटीट्यूड रहता है? समटाइम रॉन्ग भी होता है। मैम मोस्टली पेरेंट्स का पॉजिटिव ही एटीट्यूड रहता है, और हमारी तरफ से भी बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो उसके साथ डिस्कस होती है। तो पेरेंट्स का मैम अच्छा एटीट्यूड रहता है, ज़्यादा हमारे को परेशानी आती नहीं है। जैसे कि हमने बात की कि बच्चों के बारे में ना, तो बच्चों के बारे में एक चीज़ और जानना चाहूँगी। क्या जैसे कि आप एक गवर्नमेंट टीचर हो, है ना, तो गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं ये सोचा जाता है इंडिया में ना कि यहाँ पे एक लोअर क्लास के बच्चे जाते हैं, तो क्या वो लोअर क्लास के पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं? उनका इंटरेस्ट होता है बच्चों की स्टडी के प्रति? मैम बहुत निश्चित तौर पर बहुत ही जो हमारे पास बच्चे आते हैं वो थोड़े से गरीब उस पर भी आते हैं, लेकिन वो पेरेंट्स बहुत नीन हैं कि हम तो सारी उम्र मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे ऐसा ना करें। तो उन्हें निश्चित तौर पर पढ़ाना चाहते हैं, वो पूरे एफर्ट्स करते हैं उसके लिए। ओके। तो बहुत ही मतलब बहुत कि efforts शिक्षा का जो वो है, शिक्षा किस प्रकार से फ़ायदा कर सकती है, ये निश्चित तौर पर उन्हें पता है, और वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत प्रयासरत हैं। इसमें गवर्नमेंट भी बहुत हेल्प करती है क्या? मैम गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं, जो भी फैसिलिटीज़ हैं, वो हर तरीके से गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है, और वो गवर्नमेंट का पूरा ये उद्देश्य रहता है कि कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर ना हो। भारत सरकार और हरियाणा सरकार भी इस बारे में पूरी तरह से प्रयासरत है कि एक भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित ना रह जाए। इसके लिए समय समय पर डोर टू डोर सर्वे भी करवाते हैं, और भी करवाते हैं। स्वतंत्र एजेंसियों से भी फीडबैक लिया जाता है कि कहीं कोई बच्चा बाहर छूट तो नहीं गया है, और हर बच्चे को एनरोल किया गया है। उसको एक परमानेंट एजुकेशन नंबर दिया गया है, PEN नंबर बोलते हैं। ओके। तो शिक्षा की मेन धारा से जोड़ने के लिए सरकार बहुत तरीके से प्रयासरत है। जैसे कि आपने बताया, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, क्या ये सच है 14 साल तक के बच्चे को गवर्नमेंट में फ्री ऑफ एजुकेशन दी जाती है? मैम वो समय उस पर डिपेंड करता है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। इसका मतलब बेसिकली गवर्नमेंट या फिर टीचर सब मिलके बहुत अच्छे से बच्चों को टीच कर रहे हैं, पढ़ा जी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सबसे बड़ी बात, उनको पोस्को के बारे में भी सिखा रहे हैं ताकि उनके साथ कोई अन्याय ना हो पाए। बिल्कुल मैम। तो सर, आप जाते जाते मेरे ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे? थैंक यू। मैं यही चाहूँगा कि जैसे कि पोक्सो पे आज हमने बात की और बच्चों पे बात की, तो सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों के ऊपर बच्चों का जो सर्वांगीण विकास है उसको होने दें। चाहे वो आपका खुद का बच्चा है, चाहे वो आपके पास का बच्चा है, चाहे वो आपके अड़ोस पड़ोस का बच्चा है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसको जो यौन अपराध है किसी भी प्रकार का अगर आपके संज्ञान में आता है तो उसको उचित प्रकार से रिपोर्ट करें, और इसमें कोई शर्मनाक बात, बच्चे को इतना कॉन्फिडेंट बनाएं कि अगर उसके साथ कोई गलती से गलत हो भी जाता है तो वो आपको उसको शेयर करने में हिचके ना। ये बात बहुत अच्छी बात तो बोली सर जाते जाते आपने, कि बच्चे को बेसिकली हमें ऐसे एजुकेट करना है कि वो डरे ना, वो बिना डरे बहादुर होके हर चीज़ के लिए बात जी, करे, जी, और उसके अंदर कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि उसको डर ना लगे लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू शालू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस चैनल के माध्यम से मुझे यहाँ पे बुलाया और बातचीत करने का मौका दिया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपसे पहले भी मुलाकात होती रही है, तो हमेशा ही आपका जो पॉजिटिव संदेश है वो जाता है, और निश्चित तौर पर आप जो समाज के लिए आपने ये करने का कदम उठाया है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी बच्चे को, अगर एक बच्चे को भी हम इस गर्त में गिरने से बचा पाए तो मैं इसकी जीत मानूंगा। और निश्चित तौर पर आप तो हरियाणा के नहीं, सारे भारतवर्ष के हज़ारों बच्चों तक ये बात पहुंचाने वाले हैं, पेरेंट्स तक ये बात पहुंचाने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच इस पॉडकास्ट को आपने बनाया, और मैं चाहूँगा कि सारी ऑडियंस और जो भी हैं पॉडकास्ट विद शालू को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और निश्चित तौर पर जुड़े रहें ताकि और आपको नवीनतम जानकारियाँ आपके साथ साझा की जा सके।
थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। जैसे कि आज मेरी व्यूअर्स को, मेरी ऑडियंस को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली। हमें बहुत सारे लोगों को पोस्को के बारे में पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है कि बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे कानून बनाए हैं। आज मैंने उनको बुलाया जिन्होंने इंटरनेशनली अपना टीचिंग में आपने बहुत सारे स्कूलों पे गए और सबसे बड़ी बात नेशनल अवार्ड भी जीता। और उन्होंने हमें पोस्को के बारे में और बच्चों को कैसे हमने टीच करना है उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। संदीप जी, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत और धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने टाइम से टाइम निकाला। जी धन्यवाद, नमस्कार। मैं मेरी ऑडियंस और व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलती है बहुत सारी जानकारी। आपको मिलाते हैं बहुत सारे मेंटोर से, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से। और सबसे बड़ी बात, अगर आप चाहते हो किसी खास से मिलना, किसी खास सब्जेक्ट के बारे जानना, तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए।